नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। किसी मशहूर शायर की लाइनें हैं, इल्म की इब्तिदा है हंगामा और इल्म की इंतहा है खामोशी। ये लाइन बीजेपी के मौजूदा हाल बयां के लिए बिल्कुल सटीक। आपका सवाल होगा कि क्यों? तो समझने के लिए आपको 2024 लोकसभा चुनाव से एन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75 साल एज वाला वो बयान याद करना चाहिए, जिसमें 75 साल की आयु के बाद कुर्सी छोड़ने और युवा को मौका देने का जिक्र था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सितंबर की 17 तारीख को जो आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी 75 के आंकड़े को टच करने वाले हैं। खैर, मोहन भागवत के उस बयान के बाद बीजेपी ने शायद अंदर खाने कुछ खिचड़ी पकाई और जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया 2024 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब आरएसएस के साइज से बाहर आ गई है, बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 24 लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। सारा सियासी ताना बाना इन्हीं दो बयानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। खैर, हंगामे की वजह आपको समझनी चाहिए। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आरएसएस की तारीफ की, जो कि विपक्ष को नागवार गुजरी। अलग अलग बयान सामने आने लगे। किसी ने कहा मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मक्खनबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है आजादी की लड़ाई का अपमान हुआ है। लेकिन सवाल है कि एक्चुअल पिक्चर क्या है? आरएसएस के गुणगान से सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी क्यों परेशान हैं? और पीएम के आरएसएस की शान में कशीदे पढ़ने के मायने क्या हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए ताकि चर्चा की एक दिशा आपके सामने आए। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आप संघ का नाम लेकर लाल किले से आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसी संविधान की शपथ लेकर आप यहां लाल किले तक पहुंचे हैं, इसी तिरंगे की वजह से आप लाल किले तक पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, आपने आज इन तमाम प्रतीकों का अपमान किया। और जिसका आदर्श संघ हो वो महात्मा गांधी के खिलाफ ही होगा। को इनकी हिस्ट्री अगर मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, मुख्तसर से अल्फाज में कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 17 1978 में जो डिस्ट्रिक्ट जज नागपुर के सामने फाइल किया था, राजेंद्र सिंह ने फाइल किया था, जो बाद में बाला साहब ड्योरस जो उस वक्त सरसंघचालक थे, उनके बाद वो सरसंघचालक बने। उन्होंने क्या लिखा पढ़ लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, उसके पैराग्राफ नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने सरसंघचालक के बारे में क्या कहा था। ये तमाम चीजें सामने हैं। उनका पार्टी का जो आर्टिकल 14 है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मगर हर काम आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोल रहा था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कहीं। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर
एक वजीर आजम तो है, मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे को खतरा चीन से है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। नहीं, बातें ही की। आजादी का मौका था, वर्षगांठ थी आजादी की। आरएसएस इस अफसाने में कहां से है? ये तो झूठा इतिहास लिखने वाले भी उनको खारिज करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां पढ़ते हैं, कौन लिख के देता है। जब ये देश जंग आजादी में था ना, आरएसएस वाले कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता। पूछ लेते कम से कम कुछ पढ़े लिखे लोगों से जिनको इतिहास की जानकारी है। संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, राजनीति दल विशेष, किसी का विरोध हम नहीं करते हैं। इसलिए संघ सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास हमेशा करता है। ये तो अटकलें तो समय समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। जब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो आरएसएस को चित्र पर लाया जाता है, पिक्चर पर लाया जाता है, कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव नहीं है। देखो भाई, आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करता है, राजनीति से बाहर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक सेवा अनेक कार्य आरएसएस करता है। तो आपने आखिरी बयान थोड़ा ध्यान से सुना होगा, जिसमें राम माधव साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वैचारिक तौर पर संलग्न दो संगठन हैं। यहां पर उन्होंने जिक्र किया कि दो संगठन हैं, इस पर गौर करना चाहिए। चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवरत्न गुप्ता प्रवक्ता एम बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नवरत्न जी आपका। हमारे साथ राज शर्मा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है राज जी आपका। अशोक सिन्हा हैं, संघ समर्थक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विपुल सुनील जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। नवरत्न गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से ऐसा क्या ख्याल आया होगा कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया जाए? जनता के समक्ष रखना चाहता हूं जी। वो प्रधानमंत्री जो सन 99 तक भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले संघ के प्रचारक थे, क्या वो संघ को नहीं जानते थे? पूजा जी, मेरे पास आपकी आवाज डबल आ रही है, इको आ रहा है आपकी तरफ से। प्लीज डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कीजिएगा। राज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी तब तक, जब तक नवरत्न गुप्ता जी की आवाज को हम करेक्टिफाई कर रहे हैं थोड़ा सा। राज शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया, क्या हम अपने स्कूल का जिक्र नहीं करते हैं, हम अपने कॉलेज का जिक्र नहीं करते, हम अपने परिवार का जिक्र नहीं करते, या हम अपने समाज का जिक्र नहीं करते? कोई राजनेता हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, जिस समाज से आता है उसका जिक्र करता है। अगर उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया है तो इसमें बुराई क्या नजर आती है आपको? पूजा जी, हमें तो उनके किसी काम पे बुराई नजर आती ही नहीं है, क्योंकि वो आए झूठ कह के थे। मैं समझता हूँ अब उनकी बुराई अब नहीं, अब बुराई उनके अंदर नहीं देखनी है, बुराई के अंदर अब उनको देख रहे हैं छिपा हुआ ना पूरे। क्या मतलब, अच्छा ही नहीं लगता जब नाम आ जाता है। मैं दिल की बात कहता हूँ, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही, क्या कह दूं, बट समझ लीजिए कौन से दिन है जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने। आप ये बताइए, लाल किले का प्रांगण इसलिए नहीं है कि आप किसी संगठन की बड़ाई करें, आप प्रधानमंत्री हैं भाई। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगी, एक निवेदन आप सभी से ये करना चाहूंगी, चूंकि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री का जिक्र है, प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पर शब्दों की मर्यादा का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि वो एक संगठन से आ सकते हैं लेकिन उनके साथ में देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। आप प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं तो आप देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे बढ़िए सर, बोलिए राज शर्मा जी, बोलिए। तो मैं भी एक बात की गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं ब्लंटली बोलता हूं, अगर आपकी डिबेट में अगर विपक्ष के नेता के लिए गलत शब्द कह दिए या पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द कह दिए तो बात बिगड़ जाएगी।
ठीक ये है ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है प्रधानमंत्री को मेरा, मगर दुख होता है बोलिए जब सर। मेरा पिता तुल्य, मेरा गार्जियन प्रधानमंत्री मेरे गार्जियन है, और अगर मेरा गार्जियन झूठ बोलेगा मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा? ये कहना तो जायज बात है, ठीक है। ये बात जायज है। प्रधानमंत्री जी अब आ जाइए, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, वो कहीं अपने संगठन को करिए, क्या तारीफ कर रही है मुझे लीस्ट इंटरेस्टेड, लेकिन लाल किले के प्रांगण से नहीं करनी चाहिए। उन्हें सरकार अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए थी। उन्हें 2014 में जब उन्होंने 100 दिन मांगे थे काला धन लाने के लिए, उसके बाद 15 से 20-25 वादे किए, वो पूरे हुए कि नहीं हुए वो उन्हें बताने चाहिए थे। वहां पे ये नहीं बताना चाहिए था कौन संगठन अच्छा है कौन बुरा है, ये इस बात का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। 140 से 150 करोड़ की जनता है ये। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था भाई मैं काला धन ले आया, मैंने महिलाओं को संरक्षण दे दिया है, उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और हमने उसे माफ किया तो उस वक्त उन मक्कारों ने, उन उग्रवादियों ने हमारी तो आपको बहनों क्या के लगता है पतियों को क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जिक्र क्यों किया? किया? डर के मारे, डर कौन के सा मारे। डर? किस बात का डर? अरे डर तो है ही नहीं। इनको देखिए ना, पहले ये एक और बात बता दूं आज पूजा जी, मगर आपने तो मेरी जुबान को बांध दिया। अब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे कहूं, क्या कहूं बताइए? अब तो आपका आदेश मानना है, क्योंकि यहाँ तो स्पीकर आप हैं भाई, यहाँ तो ओम बिरला आप बन गई, तो आप कहोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन। सर तो मर्यादित भाषा के साथ भी अपने बयान दिए जा सकते हैं, बोलिए। मैं कहता हूं फिर मेरी मर्यादित भाषा है कि दुनिया में मेरी एक उम्र है और मैं 2014 से पहले पैदा हुआ हूं और गौरवान्वित समझता हूं। अपने आप में मुझे गर्व है कि मैं 2014 से पहले पैदा हुआ था। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। लोगों को ना होता हो ये बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कह रहा हूं, आप ही से पूछूंगा, मुझे इतना बता दीजिएगा क्या उन्होंने कोई उपलब्धि बताई कि मेरे देश ने ऐसा कर दिया? अपने ही वादों को देखिए, किसी ने क्या कहा छोड़ दीजिए, वो तो ये बताएंगे 2014 से लेके आज तक क्या कहा, 2015 में क्या कहा। 2015 में कहा था आंख से आंख मिला के बात करूंगा, एक सर की जगह 100 सर लाऊंगा। अभी मैं कोई वो देख रहा था, और एक और बात है, ये बताना था उन्हें कि अयोध्या में मंदिर हमने बनाया, वहां पे 14 किलोमीटर का राजपथ है और उसी राजपथ पे 1 दर्जन से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिखाया जाता है जस्ट मदिरा की दुकान है। वाह रे वाह, जस्ट मदिरा, ये बताना था। हमने क्या सुनना था? मैं किसी को क्या मानूं, उससे आपको क्या लेना? आरएसएस को वो मानते हैं, वो उनका संगठन है, आप ही ने अभी सुना, यानी संगठन है जिसके सेम आइडियोलॉजी है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी से नहीं मिलती, मेरी आइडियोलॉजी आरएसएस से नहीं मिलती, मेरी आइडियोलॉजी उन लोगों से मिलती है जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन है। मेरी आइडियोलॉजी उनसे जीती है, और मेरी आइडियोलॉजी उन लोगों से जीती है, उस संगठन से जीती है जो संगठन से ज्यादा महत्व देश को देते हैं। उसके बाद संगठन। राज शर्मा जी, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए काउंटर है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम डिबेट पे तब आगे बढ़े जब एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। नवरत्न जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरा सवाल शुरुआत में आपसे यही था, प्रधानमंत्री को ऐसी कौन सी ज़रूरत महसूस हो गई कि पूरे जीवन काल में पहली बार उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, अब देखिए 11 वर्ष के करीब का समय हो गया है उनके कार्यकाल का, और भी लंबा थोड़ा समय हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, लेकिन अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया? बोले नवरत्न। पूजा जी, जिस प्रकार अभी आपने बताया, और मैं राज शर्मा जी की बातों को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और आशा करता हूं कि वो भी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार जिक्र किया, मैं आपके चैनल, नेशनल चैनल के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या वो संघ के प्रचारक नहीं रहे? क्या उन्होंने संघ के अंदर काम नहीं किया? क्या उन्होंने संघ के अंदर जो भी, जैसे बीच में इन 11 सालों में, 10 सालों में जो आपदाएं आई, उन लोगों के साथ में उन्होंने बैठक संबोधन नहीं किया?
देखिए, ये तो लोगों का नजरिया होता है कि किसी के बारे में कोई छीटाकशी मेरा करनी है सवाल तो आप उसको नहीं समझ अपना। पाए नौरतन जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ मैं पाए। आपके सवाल पर आ रहा हूं पूजा जी। ठीक जिस है। प्रकार मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति की कुछ मंशा होती है कि उसको किसी की तारीफ करने में भी छीटाकशी लगती है। इन कांग्रेस वालों को मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या ये जब प्रधानमंत्री थे या जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, इनके अधिवेशन होते थे, क्या ये अपने जो सेवा दल का जिक्र नहीं करते थे? क्या ये उनकी महामंडन नहीं करते थे? उन लोगों ने, इसलिए ये उन लोगों का महामंडन नहीं कर पाए कि उन लोगों की वो दुकानें चली नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां तक बात है, वो एक निष्ठा, एक अपनी आइडियोलॉजी का संगठन है जो परिवार को एक कहते हैं, जो देश को एक परिवार मानता है, जो एक देश की माताओं को, बहनों को अपनी माता बहनें मानता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना आपने किसी प्रचारक के साथ में कुछ गलत व्यवहार किया हो, किसी प्रचारक ने किसी महिला के साथ में, किसी पुरुष के साथ में, किसी बच्चे के साथ में कि कोई गलत व्यवहार किया हो? ये आइडियोलॉजी का देश है, दिख रहे हैं। ये एक विचारधारा का देश है, ये एक सर्व समाज का देश है। जो संघ बोलता है कि चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वही बात बोली है कि जो संगठन देश के हित में, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, अभी भी आप नौरतन जी सवाल पे आ नहीं रहे हैं। पूजा जी, आप आ बात नहीं सुनेंगे तभी तो आप मतलब अपना आपको सवाल निष्पक्ष के काम जवाब पर कीजिए ना। आने के लिए कितना पूजा समय जी, चाहिए? आप अपना निष्पक्ष काम कीजिए, कांग्रेस को उसका काम करने दीजिए ना। बोलिए। मैं आपको बता तो रहा हूं भाई, जो संगठन राष्ट्र हित के अंदर में अच्छा काम करेगा, क्या उसके बारे में देश की 125 करोड़ जनता को नहीं बताना चाहिए? अगर किसी संगठन ने ईमानदारी से काम करते हुए अपने 100 वर्ष पूरे किए, एक बिल्कुल मैं बोलता हूं पाक ईमानदारी के साथ में काम करते हुए अपने 100 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया, तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? ये तो आपने वही बात कर दी कि कोई व्यक्ति काम भी करे और उसकी सराहना भी न की जाए। क्या हमारे देश में जैसे कोई प्लेयर होता है उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है, कोई एक इस टाइप के जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े संत, तो अवार्ड दिलवाइए आप, किसने रोका है? दिलवाइए आप अवार्ड, और अवार्ड के लिए उन्हें कंसीडर करवाइए कि किसने रोका है। लाल किले की प्राचीर से अगर तारीफ करती तो दूसरों के पेट में क्यों दर्द हो? लाल किले की प्राचीर जी, मैं अभी ओबीसी का भाषण सुन रहा था, ओबीसी ने बोला कि ये लोग हमारे संगठन के बारे में चर्चा नहीं करते। अरे इनके संगठन के बारे में चर्चा क्या करें? इनके लोग तो आपने लव जिहाद देखे होंगे, थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं महिलाओं के अंदर। ऐसे आजकल बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, ये बैठ जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मैं कितना भी गोल घुमा लूंगी लेकिन आप केंद्र में आ नहीं पाएंगे, मतलब कि आप इस बयान पर आ नहीं पाएंगे। चलिए अशोक सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ नौरतन जी, आ रही हूँ। सभी को अवसर दूंगी, समान अवसर दूंगी सर, क्योंकि सवालों के जवाब चाहिए, सभी को चाहिए और आपसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार आपकी है। अशोक सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या कहेंगे सर आरएसएस को लेकर के पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीर से बोलते हुए नजर आए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देखिए मेरा आवाज इको कर रहा है, जरा ठीक करा दीजिए। आवाज इको कर रही है अशोक सिन्हा जी की भी, एक बार ठीक कीजिएगा प्लीज इसे। तब तक मैं डॉक्टर विपुल सुनील जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर विपुल सुनील जी, क्या कहेंगे? भारत का जो विचार है उसको पुनर्भाषित अशोक किया जी है। बोल रहे हैं, अशोक जी बोल रहे हैं, विपुल जी अशोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। बोलिए अशोक जी। तो बोलिए। भारत के ही जो विचार को उन्होंने पुनर्परिभाषित किया है मोदी जी ने। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कल प्राचीर से, वो कुछ लोगों को अच्छा लगा, अधिकांश लोगों को अच्छा लगा और बहुत से लोगों को बुरा भी लगा। अधिकांश वो लोग बुरा कौन क्यों से? लगा? अधिकांश वो लोग कौन से अशोक जी? जी, अधिकांश वो लोग कौन से जो बीजेपी से जुड़े हैं और आरएसएस से जुड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? उन्हें और अच्छा लगेगा। अधिकांश लोगों को अच्छा लगा, जो उनको कि लगता है कि संघ ने अच्छा कार्य किया है देश में, वह एक देशभक्तों का संगठन है। अब बुरा उनको लगा जो ये समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल प्रदान करता है भारतीय जनता पार्टी को, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है, और बुरा उनको लगा जो विपक्ष में है, क्योंकि उनको लगता नहीं कि ऐसा संगठन हमें क्यों नहीं मदद करता, जबकि संघ सबकी मदद करने का प्रयास करता है। नंबर एक, आपके प्रश्न का उत्तर का मूल बात, हम 4 कारणों से प्रधानमंत्री जी ने भारत के
लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख किया, उसका पहला कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए 2 प्रचारक 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरी बार इस समय मोदी जी यह सत्ता में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे और इन लोगों ने राजनीतिक संस्कृति में बदलाव ला दिया। बीजेपी में जो इन लोगों ने गढ़ा कि राजनीति का लक्ष्य केवल पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस राजनीतिक संस्कृति को आगे किया। नंबर 2, जो रेडिकल एलिमेंट थे भारतवर्ष में, संघ ने उनको बाहर निकाला, परिभाषित किया और उन्हें नियंत्रित किया। आज नक्सलाइट हैं और जो रेडिकल एलिमेंट हैं वो एकदम से बिलबिला रहे हैं कि ये क्या कैसी सरकार आ गई। अगर सारे रेडिकल एलिमेंट्स को संघ बाहर कर रहा है तो बीजेपी क्या कर रही है केंद्र सरकार? नंबर 3, मैं सुन लीजिए, हमने 4 बिंदु कहे थे। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को संघ ने उभारा। ऐसे हमारे नायक जैसे स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर, शिवाजी, राणा प्रताप, ये जो भारत के नायक थे, इनको आगे रख करके इनके मूल तत्वों को उभारा, उनको प्रसारित किया। और चौथा मूल तत्व जिसके कारण से मजबूर होना पड़ा प्रधानमंत्री को बोलने के लिए कि भारत के विचार में जो यूरोपीय और मार्क्सवादी बैठे हुए थे भारत के लोगों के मस्तिष्क में, उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया और भारतीयता को स्थापित किया उनके दिमाग में। ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया। ठीक है, 100 वर्षों तक लगातार यह संगठन अपने संगठन के बल पर और सामाजिक परिवर्तन के कार्यों के बल पर उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है जो कोई नहीं कर पाया। ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपकी बात को चलिए अक्षरशः स्वीकार कर लिया। एक लूप स्क्रीन पर मैं डलवाऊंगी अभी, जो कि आपके संघ की तरफ से जो मुखपत्र निकलता है ऑर्गेनाइजर, उसको लेकर के है। वो मुखपत्र प्ले कीजिएगा प्लीज। और ये जो मुखपत्र हम दिखा रहे हैं ये ऑर्गेनाइजर 10 जून 2024 का है अशोक जी, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। ये 10 जून 2024, जिसमें मोदी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं। और ये जब पब्लिश हुआ #वर्डिक 2024 हिस्टोरिक बट इंटरस्पेक्टिव, इस एक मंत्र के साथ, इस एक लेख के साथ, इसको आपने फ्रंट पे डाला और आपने अंदर लेख में लिखा, अशोक जी मैं बात सारी आपसे ही कर रही हूं, इस लेख में अंदर लिखा गया कि बीजेपी अति आत्मविश्वास में आ गई और उसने आरएसएस को ओवरशैडो किया है। तो क्या तब प्रधानमंत्री के ये गुण आपको नजर नहीं आ रहे थे सर? आज जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी, आपकी तारीफ में कशीदे पढ़ दिए, तो आपको ये गुण नजर आ रहे हैं? क्योंकि तमाम जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं, अब इसको हटाइएगा स्क्रीन से आप, क्योंकि तो तमाम विपक्षी हैं अशोक जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि अगले महीने 75 साल के होने वाले हैं, सारा खेल इस वजह से ही है कि पहले से मक्खनबाजी कर दो तो कुर्सी से उतारा नहीं जाएगा। तो क्या आरएसएस का इतना इंटरनल होल्ड है क्या बीजेपी के अंदर? क्या प्रधानमंत्री को कुर्सी विहीन करने का भी आदेश जारी कर सकते हैं? नंबर 1, जो आपने विचार अभी ऑर्गेनाइजर का दिखाया, और इस तरह के कई हैं अशोक जी, इस तरह के कई हैं। मणिपुर के मामले में भी पांचजन्य में छपा था, मणिपुर के बारे में भी पांचजन्य में छपा, जिसमें बोला गया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर कम से कम चुप्पी तोड़नी चाहिए। और एक बार नहीं कई बार छपा, जिसमें आपने कार्यशैली को लेकर के प्रधानमंत्री की कई बार लिखा है और स्पष्टता मुखरता के साथ में लिखा है। बोले सर। देखिए, मैं पत्रकारिता का अध्यापक रहा हूं और हूं भी, अभी भी पढ़ाता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि समाचार में
किस चीज को पकड़ना है जिससे समाचार उद्घाटित हो। कोई प्रमाण नहीं है कि संघ में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है। पहली बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी संघ की समवैचारिक संगठन है, क्योंकि जो आरएसएस का विचार है, भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः उसको परिभाषित करती है, कार्यान्वित करती है। तो पहली बात हो कि बिलगता है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने यह प्रश्न किया कि अमित शाह के बारे में या मोदी जी के बारे में जो 75 साल बोल दिया, तो हम बता दें, जो वृद्ध होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 75 साल के किनको किनको, एक तो हुआ कि 75 साल उम्र बीत गई, लुढ़कते पड़कते, आता जाता कुछ नहीं हुआ, वयो वृद्ध कहे जाते हैं, वय के कारण से वृद्ध हैं। कुछ ज्ञान वृद्ध होते हैं, कुछ शील वृद्ध होते हैं, जैसे प्रभु राम अपने शील से, आचरण से उन्होंने समाज को दिशा दी। और कुछ तपस वृद्ध होते हैं, तपस्वी होते हैं। मोदी जी कौन से वृद्ध हैं? मोदी जी में चारों गुण है, वह भी पूरा करते हैं, ज्ञान भी है, शील भी है और तपस्या भी है। उन्होंने हिमालय में जाके तपस्या भी की है। तो मैं बता दूं आपसे, ऐसे महापुरुषों को समाज कभी रिटायर नहीं करता। जब तक उनकी उपयोगिता है, जब तक वो हैं, उनसे काम लेते रहता है समाज, और समाज उससे लाभान्वित होता रहता है। इसलिए जो दिवस देख रहे हैं, आ रही हूँ अशोक जी, आ रही हूँ। देखिए 75 वर्ष आपने जो इस पूरी चर्चा का जिक्र था और विपक्ष का शायद जो सवाल था उसका जवाब आपने दे दिया है कि मोदी जी रिटायर होने नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर विपुल सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर विपुल सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कल से बड़ी सुगबुगाहट बनी हुई थी कि कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है, नागपुर में जाके हाजिरी लगती है, और चाहे कोई बिल जो है वो पारित करवाना हो, पेश करना हो से लेकर के कहीं घोषणा करनी हो तक, सारे आदेश नागपुर से आते हैं। ये सामने आया और कई बार आया, हालांकि इसके प्रमाण नहीं है, गाए बगाए इस तरह की बात सामने आती रही। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अब तो रिटायर नहीं होने जा रहे हैं। देखिए कल की प्राचीर का जो उन्होंने भाषण दिया, प्राचीर से उसका जादू तो चल गया है, बताइए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर बहुत निरपेक्ष होकर के देखा जाए, पीछे मेरे दिख रही होगी गांधी जी की तस्वीर, तो मैं बहुत निरपेक्ष होकर के बात करूंगा, गांधी जी को ध्यान में रखते हुए और उन्हें याद करते हुए। ठीक है, मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 वर्षों से ये गतिरोध बना हुआ था, जिससे लगातार इनकार किया। पूजा जी, ये इको हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो फोन से जुड़ा हूँ। तो डॉक्टर विपुल सुनील जी की भी आवाज इको हो रही है, प्लीज उसको चेक कीजिएगा। विपुल जी, हो सके तो आप बोलने की कोशिश कीजिए, हम उसको चेक करवा रहे हैं, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 वर्ष से संघ में और बीजेपी में एक मतलब अनकहे रूप से जो गतिरोध दिखलाई पड़ रहा था, और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के लिए अभी लेटेस्ट में कैंडिडेट बनाने का मसला हो, ये तमाम बातों में मीडिया कुछ न कुछ इनपुट लेकर के आती रही है, बीच बीच में ये बात आती रही है। और भाजपा अध्यक्ष के जिस वक्तव्य का आपने जिक्र किया, और अभी जो जवाब दे रहे थे, जिस पर आपने कहा कि आपने जवाब दे दिया, तो उसी जवाब दे देने वाले पक्ष पर मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 वर्ष का जिक्र करके, आरएसएस की तारीफ करके अपनी कुर्सी की दावेदारी को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। ये एक संभावना थी, और ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मंच से कोई भारतीय जनता पार्टी का, कोई आरएसएस का व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मंच से बाहर जाते ही इस बात को वो लोग भी बखूबी समझ रहे हैं, और वो भी स्वीकार करेंगे कि ये मसला था, ये चल रहा था। दूसरी तरफ मैं विपक्षी दलों के वक्तव्य पर भी एक सबमिशन देना चाहूंगा। अभी मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, आपने सुनाया जो बाइट, उसमें सबको सुनते हुए अखिलेश यादव जी और कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल एक तरफ तो खड़े होकर के बार बार ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को लेकर के, तमाम जगहों पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए कि उनका ये आरएसएस संघीय विचार चल रहा है, संघीय विचार चल रहा है, आरएसएस के विचार को कार्यान्वित कर रहे हैं। और वो जब इस तरह की बातचीत कर रहे होते हैं और फिर आकर के वक्तव्य देते हैं कि बीजेपी से ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी आरएसएस से इतर दिखे। आरएसएस से इतर क्यों दिखे, जब बीजेपी बार बार ये कह रही है कि वही विचार उसका भी है जो आरएसएस का है।
बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक विंग है, जो राजनीति में सीधे तौर पे चुनाव लड़ती है और सरकार में शामिल होती है। आरएसएस बाहर से काम कर रहा होता है, तो आरएसएस बाहर से समाज में काम करने वाली संस्थान है और बीजेपी सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में जाती है और सरकार में होती है, और ऐसे आरएसएस की बहुत सारी अनुषंगी संस्थाएं हैं। तो उस पर आप इकबट क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उस पर इकबट की जगह नहीं बनती है। सवाल ये भी नहीं बनता है कि कोई प्रधानमंत्री किसी संगठन का जिक्र लाल किले की प्राचीर से कर रहा है। प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लाल किले की प्राचीर से किसी बड़े संगठन का जिक्र अगर प्रधानमंत्री की इच्छा पे भी डिपेंड करता है और उनके दल के विचार पे भी डिपेंड करता है, वे कर सकते हैं। और आरएसएस कोई आतंकी संगठन तो है नहीं जिससे परहेज करना है। आरएसएस के विचार और आरएसएस के काम को आप देख लीजिए पूजा जी, इसको मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकारों के मंत्रियों तक ने स्वीकार किया है, और कांग्रेस की सरकार रही है तब बहुत सारे मंत्रियों का कांग्रेस का भी कुछ समय तक आरएसएस से सीधा जुड़ाव रहा है और आरएसएस ने उनको भी लाभ पहुंचाया है चुनावों में। ये भी एक इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आरएसएस के काम की अगर कोई प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं तो विपक्ष क्यों परेशान है? आपके हिसाब से मुझे बताइएगा, विपक्ष क्यों परेशान है? की परेशानी विपक्ष, देखिए विपक्ष तो हमेशा परेशान रहेगा। कोई भी अगर बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी सामने होती विपक्ष में, तो वो भी कुछ न कुछ नुक्स निकाल रही होती। तो विपक्ष की परेशानी तो ये है कि अगर संघ और बीजेपी एक साथ हो जाते हैं, उनका गतिरोध दूर हो जाता है, जो थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ रहा था, अनकहा ही सही दिखाई पड़ रहा था, तो बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। बीजेपी 240-50 सीट वाली स्थिति में नहीं रहेगी। अगर संघ खुल करके बीजेपी के पक्ष में और ठीक से बैटिंग करने लगा तो बीजेपी हो सकता है कि 300 से पार हो जाएगी। तो ये तो दिक्कत होगी ही ना विपक्ष को। बीजेपी और संघ का सीधा संबंध अगर धरातल पर दिखलाई पड़ने लगेगा तो उसमें जो गतिरोध दिख रहा था। राज शर्मा जी आपके पास में आऊंगे, राज शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगे। कांग्रेस के पास 2024 में जो मुद्दा था, विपुल जी आ रही हूं मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले राज शर्मा जी, कांग्रेस के पास जो मुद्दा था इलेक्शंस के टाइम पे, आपने बोला कि चूंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई 75 साल के हो जाने के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, युवा को कुर्सी मिल जानी चाहिए। आपको लगा कि भैया मोदी जी के लिए कोई अलग से पैरामीटर्स तो होंगे नहीं, मोदी जी भी रिटायर करने जा रहे हैं। हालांकि अशोक सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी रिटायर नहीं हो रहे क्योंकि उनपे वृद्धता के सारे गुण मौजूद हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अब बिहार इलेक्शन में आपके पास कहने के लिए क्या है? ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई, जिसके बल पर, जिसकी नाव पर चढ़ करके आपने 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक अंक अर्जित किए थे, आंकड़ा बनाया था, वो कहानी अब यहां खत्म हो रही है। आगे क्या? पूजा जी एक बात बता दूं, कुछ हद तक नहीं, बस हद तो पार हो गई थी, बस चूक हुई थोड़ी सी, और वो भी इनके, देखिए इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। कल अनुराग ठाकुर ने कहा कि फला कांग्रेस के नेता इतने वोटों की गड़बड़ी से जीते, उन्हें हमसे सवाल नहीं करना। हम भी बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग से कह रहे हैं। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग के राम जेठमलानी टॉपिक आरएसएस है सर, मैं तो आरएसएस पे बात कर रही हूँ। आप कहां आरएसएस एक सिक्के के दो पहलू हैं, आरएसएस भी वही है। मैं आज आप एक बात कह दूंगा आपको, आंख से आंख मिला के कह सकता हूँ, आरएसएस का चरित्र पता क्या है? मैं जहां रहता हूँ वहां भी सुबह वो लगाते हैं, मैं वॉक करता हूं तो देखता हूं, उसमें कुछ लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, सिर्फ कहने के हैं, बाकी मकान उनको बेच देते हैं जिनकी बुराई करते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, मैं उनसे कहता हूं, अक्सर कहता हूं मैं, यार क्या है ये डंडा लेके बैठे रहते हो और सिर्फ 70-80 हजार कमीशन के लिए मकान उसको बेच देते हो जिसके लिए आप नफरत करते हो। तो आरएसएस का चरित्र तो ये, आरएसएस का तो चरित्र, मैं एक बात बता दूंगा सेना साहब, मुझे इतना तैश में मत लाना कि मैं उस व्यक्ति का नाम भी खोल दूंगा यहाँ पे। अशोक सिन्हा, हमारी 1700 मकानों की कॉलोनी है, वहां पे ये 10-20 लोग बैठते हैं, उसमें से मैं कह रहा हूं अशोक सिन्हा जी को और राज शर्मा जी को। अशोक सिन्हा जी मुझे तैश में ला दोगे, मैं नाम ले दूंगा।
मैं राज शर्मा जी का बोलिए। जवाब दे दूं बातों का उनके। हाँ वो हमने एक बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर अनवरत 100 साल से कंटिन्यू करते हुए अपनी यात्रा को देश को सर्वोच्च देश के लिए स्थान पर उपलब्धि पहुंचाने बताओ के लिए आप। सिन्हा देशभक्त साहब, नागरिकों के आरएसएस साथ की वो उपलब्धि जुड़ा हुआ बता दो देश के लिए। मैं उपलब्धि बता रहा हूँ भाई, सिन्हा साहब, उपलब्धि बता रहा एक हूँ। विशेष व्यक्ति विशेष पार्टी के लिए वो बात अलग है। आप सिन्हा साहब मेरी रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है, आप संघ उसकी को देश तब के तक प्रति नहीं उपलब्धि समझ बताओ। सकते जब तक आप संघ में आओगे नहीं। आप अच्छा, एक और बात, टहलते हुए ये देखते क्या हैं है, टीचर और ये कह लोगों दे, को आप ये अरे कह रहे हैं कि अध्यापक वो ये कह बिल्डर दे है। कि मैं तो मैं बता दूं आपसे, राज शर्मा जी आमंत्रण है, पार्क में टहलते टहलते शाखा चले जाइएगा। देखिए जरा टहलते हुए आपको शाखा पे आना चाहिए, भाई का तब धन्यवाद आपको देता हूं, मालूम सामने होगा गांधी जी दिख रहे कि हैं। 1,74,000 सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है देश में, जब तक आप शिक्षक इसके नहीं बन स्वयंसेवक सकते। कर रहे हैं। अरे दूसरी एक बात, बताओ, 5 तीन, लोगों तीन, से शाखा सिन्हा शुरू साहब, हुई थी, सिन्हा साहब, आज सिन्हा 83,000 जगहों पर शाखा लगती है। अरे 83,000 सिन्हा जगहों साहब, पे भिंड मुरैना में भी करोड़ों दो ही लोग बदमाश हुए थे, शाखा पर उसके बाद दैनिक रूप से 370 आते बदमाश हुए हैं। थे। अरे भिंड और मुरैना में सब प्रकार इनिशियल के स्टेज लोग में आते 2 ही हैं, बदमाश थे, शराब पीने वाले उसके बाद आते हैं, 350 पान ऊपर का चले गए गुटखा थे। खाने वाले आते अरे, हैं, परंतु अरे सब ठीक तीन हो बताओ, जाते हैं, 3 उपलब्धियां सब बताओ ठीक हो RSS जाते की। हैं। अरे और सिन्हा साहब, मैं बता दूं, सिन्हा साहब, मैं जहां आपको पर सुनना इस चाहता हूं। देश के लोग सेवा करने पहुंचे नहीं है, अरे ऐसे तीन- वनवासी क्षेत्रों में 3 उपलब्धियां बताओ ना लगातार देश के प्रति। हमारे स्वयंसेवक किसी न किसी अरे- माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। अरे 3 आपको बताओ मैं ना, बता दूं, 3 अरे अरे भाई, 3 उपलब्धियां आप बता दो देखो, मुझे सिन्हा एक साहब। गल बताइए। एकल हैं? विद्यालय, लाखों की संख्या क्या है? में एक गांव में एक विद्यालय निःशुल्क चला रहे हैं स्वयंसेवक। आपको मालूम है कहाँ चला रहे? मैं तो विद्या देखी नहीं। भारती अच्छा, में गुस्सा भारतीय क्यों हो रहे? शिशु मंदिर इसमें शिक्षा गुस्सा के क्यों क्षेत्र होना? में क्या काम कर रहा वैसे है? भी पूजा जी ने मना करा, गुस्सा नहीं दुनिया होना का है। सबसे बड़ा बिल्कुल मजदूर रिलैक्स संगठन होके संघ के कौन सा स्वयंसेवक स्कूल चला चलाते रहे हैं? हैं। एक बात बताओ सबसे सिन्हा बड़ा साहब, विद्यार्थी संगठन RSS और विद्यार्थी BJP परिषद के रूप में संघ पूजा जी, चलाता आज है। कहूंगा, मालूम है RSS आपको? से नहीं और मालूम है? BJP आप टहलने कभी से वाले बोले- हैं व्यक्ति, बिल्कुल कभी तभी से आकर बोले। के शाखा पर आओगे नहीं, संघ की ऊंची आवाज में आलोचना नहीं केवल बोला। कर रहे हो क्योंकि ऊंची देश आवाज को में बोले आपको क्या? लूटना है। आप लूट रहे देश हो। को RSS राजनीति के देश माध्यम के बना नौनियालों करके को लूटना बर्बाद चाहते कर रहा हैं। है। और बिल्कुल हम भाई, एक बात सामाजिक कहना चाहता परिवर्तन हूं, ला रहे ये हैं। RSS हम सनातन देश धर्म को का सबसे बदलने बड़ा की कोशिश दुश्मन कर रहे हैं। ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और RSS ठीक है। इन सनातन अरे धर्म सुनिए, के बच्चों को ऑडियो डाउन अगर कराना संघ पड़ेगा। नहीं होता, ऑडियो डाउन कराना RSS के पड़ेगा। द्वारा ही नवरत्न नन्ना प्रमुख गुप्ता बनाया जी। जाता है। एक नन्ना बात नवरत्न प्रमुख सुनिए, बना एक के बात। देश के बच्चों को नवरत्न गुप्ता जी, सर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। अपने आप शांत हो जाइए, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर मुझे। राज शर्मा जी, देश के लिए दुश्मन राज है। शर्मा जी शांत हो जाइए। नवरत्न जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब अशोक सिन्हा जी ने दे दिया। मोदी जी की कुर्सी बची हुई है। अब आप क्या कहेंगे सर कि अब मेरा सवाल आपसे ये है, देश ये जानना चाहता है कि क्या आरएसएस का इस लेवल तक बीजेपी के अंदर दखल है क्या? पूजा जी, आपने भी राज शर्मा जी वाली बातें कर रहे हैं। आप बार बार एक ही चीज को घुमा रहे हैं। देखिए, दखल एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, नवरत्न जी, आप या मेरी फिर डिबेट उठा विद्यार्थी करके परिषद, देखिएगा। अखिल भारतीय बीजेपी हो, विद्यार्थी कांग्रेस हो, परिषद कोई भी हो, छोड़ती मैं किसी को भी नहीं हूं। ठीक पूजा है, जी, बोलिए। आप बात तो सुनिए। सुनाइए अगर आप सर। छोड़ते नहीं है तो आप कम से कम एक पेशेंस के साथ उन बातों को सुनिए जो मैं आपको कह पूरे रहा हूं। धैर्य आपने के मुझसे साथ सवाल सुन रही किया, हूं, जनता अगर को आपको सुनवा रही हूं। सवाल भी मेरे से बोलिए आपको सर। सवाल भी खुद से करना है और जवाब भी खुद से देना है, तो आपको हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए सर, बोलिए। अगर आपने जो पूछा, मैंने आपको उसके बारे में बताया ना, बता रहा हूं, आप उसको सुनिए तो सही। बोलिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा? आप बताइए। बोलिए, बोलिए। देखिए, इनकी मत आपने जो जितनी भी बातें बोली, जैसे राज शर्मा जी बोल रहे हैं या जो कोई और भी विद्वान बोल रहे हैं, आप देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी को या संघ परिवार को या विद्यार्थी परिषद को अपने कामों को गिनाने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है ना, 100 काम संघ अपने गिना सकता है। मैं राज शर्मा जी को यह बात बताना चाहता हूं। राज शर्मा जी की शायद, मुझे लगता है कि इनके बुद्धि और विवेक में इनकी थोड़ी कमी है कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि संघ के अंदर इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। अरे मैं इनसे ये चीज जानना चाहता हूँ, जितनी भी जगह आपदाएं आती हैं, जहां पर भूस्खलन होते हैं, राज जहां पर शर्मा जी, पानी की भाषा कोई पे बहुत दिक्कत- नियंत्रण रखिए सर। नहीं, ये क्यों बोल रहे पानी हैं? की सर, अगर भाषा आप पे देखिए- नियंत्रण खोया
तो मैं बिना कांग्रेस के भी डिबेट चला लूंगी। और अगर आपने इन्हें मना नहीं किया सर, तो भाषा का नियंत्रण कोई भी खोएगा, यह डिबेट उसके बिना चल जाएगी, लेकिन भाषा पे नियंत्रण रहना चाहिए। मर्यादा के बिना ना देश चलता है ना दल चलता है। देखिए, नहीं तो ये हेडमास्टर बनेंगे नहीं है, बोलिए। इन लोगों के नहीं अंदर तो ये सच को हेडमास्टर सुनने की, बनेंगे, सच को समझने की ये हमें शक्ति नहीं है। हेडमास्टर की तरह इनकी पढ़ाएंगे। शक्ति जो है वो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये घूमती देखो, है। आप जिस इन्हें प्रकार कैसे कल राहुल गांधी ने देश का एक तुम्हारी पर्व मोदी ना जाकर चलती के है, दिखाया तेरा कि मोदी हाँ पे चलता वो है, उस पर्व के तेरा खिलाफ मोदी में शाह पे है। चलता है। देश की गद्दार आरएसएस है, आरएसएस देश की गद्दार संगठन है। मैं बता हिंदू तो रहा धर्म हूँ, के ये बच्चों पूरे को देश अनपढ़ ने रख कल रहे हो। देखा कि कौन गद्दार है और प्रणब कौन देश का मुखर्जी क्या समर्थन करने करता गए है। थे वहां पर? प्रणब मुखर्जी क्या करने गए वो थे? रिटायर, एक और बात बता दूं, एक और बता दूं पूजा जी, जिस दिन इस देश में आदमी अपने के लालच के लिए जीना बंद कर देगा, ये देश सुधर जाएगा। चाहे जब कभी अगर मुझे लालच आएगा तो मैं भी देश ये बात तो आप राहुल गांधी और प्रणब सोनिया मुखर्जी गांधी को लालची थे। बताइए ना, प्रियंका गांधी प्रणब और वाड्रा मुखर्जी को बताइए, लालची रोहित थे, गांधी को राज बताइए। शर्मा। ये अपने स्वार्थ के चक्कर प्रणब में, मुखर्जी ये लालची अपने थे। स्वार्थ के चक्कर में अपने धर्म को राज बताते हैं। शर्मा, प्रणब मुखर्जी लालची थे। प्रणब मुखर्जी लालची थे। मेरा वो तो सवाल है लास्ट- राज शर्मा जी आपसे, मैं देता प्रणब हूं। मुखर्जी वो लास्ट- लालची थे। हाँ, मैं अरे मेरी बात को सुनो ना। हाँ, बोले। वो गलत उन्हें नहीं जाना चाहिए था, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तो आप अपने नेता को रोक क्यों नहीं पाए? वो वहां गए बात- नहीं, वहां वही पर बात उन्होंने है। तारीफ भी करी, वहां पर उन्होंने तारीफ भी मेरी करी। बात- उन्होंने कहा कि मैंने क्या RSS कहा, बेहतरीन काम आपने कर रहा है। मेरा वर्जन लिया पूजा बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं उन्हें नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। ठीक है नवरत्न जी ये बोलिए, गलत, उन्हें नहीं जाना चाहिए। बोलिए नवरत्न जी। पूजा जी, मैंने जिस प्रकार अभी आपको बताया, अभी इनकी मानसिकता मुझे लगता है कि इनको अभी बहुत ज्यादा देखिए पढ़ने पूजा की जी, और ये समझने की मानसिकता जरूरत है। बताएंगे हमारी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपकी मानसिक मानसिकता। दिवालियापन को बताएंगे। आपकी मानसिकता राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, पर आपकी मानसिकता क्या है? प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमती है, नाथुराम की आपकी है। मानसिकता ठीक है। रॉबर्ट वाड्रा की इर्द ठीक गिर्द है। घूमती है। है। ऑडियो डाउन आपकी कीजिएगा। मानसिकता आपकी नवरत्न और राज जी के ऑडियो डाउन कीजिएगा। डॉक्टर विपुल सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिहार चुनाव में इस बयान का, बिहार चुनाव में अशोक सिन्हा जी ने जो अभी बोला उस बात का, क्योंकि अगर संघ समर्थक अशोक सिन्हा यहां पर बैठकर बहुत ही सटीकता के साथ आश्वस्त होकर के ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वृद्धता के वो चारों वर्गों के गुण मौजूद हैं और वो रिटायर कभी नहीं होंगे, तो इसका इंपैक्ट बिहार इलेक्शंस पर क्या होने वाला है? डॉक्टर विपुल। डॉक्टर विपुल को आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिएगा। अशोक सिन्हा जी, बिहार इलेक्शंस में मदद करने जा रहे हैं बीजेपी को? सीधा सवाल है सर, कुछ भी गोल नहीं घुमाना, इधर नहीं ले जाना उधर नहीं ले जाना, बीजेपी को मदद कर रहे हैं, आपके विचारधारिक संगठन है। वो बिहार में हो चाहे पूरे देश में हो, जो देश हित में काम करेगी, जो देश के वैभव को उभारेगी, 24 जो में नहीं काम कर रही थी। अनुशासित ढंग से राजनीति को लुटेरा बन के नहीं लूटेगी, हम उसके साथ उसका समर्थन करेंगे। ठीक है। संघ का चिंतन राजनीतिक नहीं है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक है, और हम उन सभी व्यवस्थाओं को भारत में पावर देंगे, उनको हम मदद देंगे जो देश को आगे बढ़ाएंगे। अशोक सिन्हा जी, 24 में क्या ऐसा नहीं था? बीजेपी की सोच बदल गई थी? जी नहीं। हाँ। 24 में अगर मोदी जीते हैं तीसरी बार अगर वो कम संख्या आ सकती है, मगर उनकी लोकप्रियता और वोटिंग रेट में कोई कमी नहीं आई है, इसका मतलब भारत में अभी ऐसे लोग जीवित हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है। 70 सालों तक जो लुटेरे शासन को लूटे इस देश को। मेरा आपसे तीसरा सवाल, जी, शक्ति देने जी। के लिए शक्ति होनी चाहिए, हो सकता है आपके पास जी। पावर हाउस होगा शक्ति का, जो आप शक्ति प्रवाहित कर रहे हैं हर जगह पर, कुछ शक्ति आप बीजेपी को जी। दे रहे हैं, वो शक्ति आ कहां से रही? जी, यह शक्ति हमारी समाज से आ रही है। संघ जो है, देखिए, जो मार्क्सवादी हैं विपुल जी वो मुस्कुरा कहते रहे हैं कि उनका कहना है कि प्रचार के जरिए समाज पर आधिपत्य जमाया जा सकता है। संघ कहता है कि संपर्क, सेवा और अनुशासन से
देश पर आधिपत्य जमाया जा सकता है। अर्थात जो समाज हमें शक्ति देता है उसी शक्ति का प्रयोग देश को आगे बढ़ाने के लिए संघ करता है। कम बताएं ज्यादा छुपाएं, ये वाली नीति पर अशोक सिन्हा जी काम कर रहे हैं। डॉक्टर विपुल, मैं आपके पास आऊंगी। बिहार इलेक्शंस के बारे में मैंने आपसे बातचीत करी थी। सवाल मैंने बिहार इलेक्शंस का ही आपसे पूछा था कि बिहार इलेक्शन पर अब इस 7 का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आरएसएस अगर सीधे तौर पर सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी को तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिहार चुनाव में बीजेपी बढ़त में दिखेगी इस 7 की वजह से। इसमें जो कुछ भी पिछले दिनों जो कुछ भी खिचड़ी पक रही थी, और निश्चित तौर पर ये सच बात है कि किसी को भी क्लियर नहीं पता है, लेकिन कुछ तो ऐसा पक रहा था जो दिखाई पड़ रहा है ना। तो जिसकी वजह से गतिरोध जो बन रही थी, उस गतिरोध के टूटने से भारतीय जनता पार्टी कहीं का भी अभी चुनाव होगा, बिहार हो या मान लीजिए कल को दूसरे स्टेट में चुनाव हो, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। आप हरियाणा का चुनाव नहीं भूली होंगी पूजा जी। हरियाणा चुनाव में अंतिम समय में संघ ने जो मेहनत की उसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर। और बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा कैडर खड़ा भी किया है, इस तरह के सूत्रों के हवाले से बंगाल के खबर अंदर है। भी खड़ा किया। आने वाले समय में बंगाल में भी चुनाव है और उसमें भी दिखलाई पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इन सारी गतिरोधों को दूर करते हुए अपने आप को साध लिया है कि अब आरएसएस खुल करके बैटिंग करे उनके लिए, और आरएसएस करेगी भी। अशोक सिन्हा जी के वक्तव्य से राज शर्मा जी आपके पास दिखने में भी आ गया है। जी राज शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये तो जग जाहिर था, ये संघ भी कहता है, ये बीजेपी भी कहती आई है कि हम आरएसएस की अलाए दल हैं, या यूं कहिए कि वैचारिक संगठन है और हमारी विचारधारा सेम है। अभी अशोक सिन्हा जी ने भी कहा और अभी आपने राम माधव जी को भी सुना होगा जिस दौरान मैं बयान सुना रही थी। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, लाल किले की प्राचीर से कह दिया, ठीक है, वो उन्हें कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, वो अलग प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी आरएसएस के साथ है या आरएसएस बीजेपी के साथ है, पर आपके मन का डर क्या है, कांग्रेस के मन का, विपक्षियों के मन का डर क्या है कि अब साथ आ गए? ये तकलीफ का विषय है, क्या विषय है? नहीं, देखिए, तकलीफ का कोई विषय नहीं होता। हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टियों का सब कोई भी काउंटर रहेगा आपका बोलेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका उद्देश्य होता है कि हम पावर पे आए। तो और एक और बात बताना चाहता हूं कि हर वक्त मैं इस टाइप का प्रवक्ता नहीं कि हर तकलीफ दिखाई देती है। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते पावर में आना नहीं चाहते। अरे अभी सुन तो रहो बड़े बाबू, राजनीतिक पार्टी के नाते पावर में नहीं आना चाहते। कलर की तरह ये पावर में आना चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरीके से देश को लूटे। ठीक है, अब देखो ये पावर में आना चाहते हैं। एक बार राज शर्मा जी, यूनिवर्सल जमाई जो पहले एयरपोर्टों पर लिखा होता था कि रॉबर्ट वाड्रा की चेकिंग नहीं होगी, ये उनको पावर में देखना चाहते हैं। ये देखो, ये है मानसिक रूप से दिवालियापन वाले। इनको मोदी के काम की शक्ति और मोदी के पावर से इनको डर लगता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी करते हैं, भारत की सेना को खुले हाथ छोड़ते हैं, तो इनको तकलीफ होती है। अरे तकलीफ अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये वही लोग हैं हिंदू जो धर्म के मानते बच्चों हैं। को पन्ना प्रमुख बना के बेरोजगार कर रहे हो, तकलीफ भी ना हो। हिंदुओं के बता रहा हूँ, आपकी तकलीफ जाहिर है भाई साहब। राज शर्मा जी, आपकी तकलीफ जाहिर है, आपकी तकलीफ जाहिर है कि आपके रॉबर्ट वाड्रा की चेकिंग होने लगी है। मेरे जैसे बच्चे को कावड़, मेरे जैसे साधारण इंसान के बच्चे को कावड़ लेने के लिए प्रेरित करते हो। पूरे देश के आपका मंत्री, आपका जिला पंचायत अगर 15 अगस्त को कावड़ लेने राहुल गांधी जय श्री राम का नारा लगा के जाते हैं, नहीं गए, आपको अपना पैसा कमाओ, आपको अपना पैसा कमाओ। मोदी जी ने 12वीं बार भाषण कैसे दे दिया, अरे आपको भाई, उसकी तकलीफ होती है। क्या होगा? आपको ये व्यवहारिक रूप से गुलाम हुआ, आप लोगों के चेहरे से, रूप से दिवालिया चेहरे से व्यवहारिक रूप से गुलाम हुआ। ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। राज शर्मा जी 30 सेकेंड है आपके लिए, बोलिए जी, बोले सर। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं तो दावे के संग कहता हूं, जो ये सिन्हा साहब बैठे हैं, दोनों प्रवक्ता, ये भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चोला पहन के बैठे हैं, मुझे 3 उपलब्धियां और दोनों प्रवक्ता मिलकर 6 उपलब्धियां आरएसएस की बताएं बस। और मुझे लिस्ट इंटरेस्टेड, आरएसएस बीजेपी क्या करते हैं, ये मनमुटावा क्या करते हैं, क्या ये गले मिलते हैं, मुझे नोट। हम एक उपलब्धि बता दे रहे हैं शर्मा जी। दोनों प्रवक्ता मादा तो होना चाहिए। 3-1 ठीक है,
ठीक है। मैं एक बता राज रहा शर्मा हूं। जी, गुच्छा राज नहीं शर्मा होना है। जी, गुच्छा राज नहीं शर्मा जी, सुन लीजिए, अगर राज क्षमता शर्मा हो जी। तो। जी जी, अशोक जी बोलिए, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड्स बोलिएगा। मैं 2 एक मिनट में बता रहा हूं हमें डिबेट उपलब्धि। खत्म करनी है। बोलिए। संघ ने पूजा जी, एक बार मैं जवाब देना चाहता हूं उनके राज शर्मा जी की बात का। की है। संघ नहीं होता तो आपातकाल समाप्त नहीं होता। या संघ की ही कुबत थी कि आंदोलन करके सबको जोड़ करके जेल जा करके और जो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी उससे देश को बाहर निकाला और चलो एक सत्ता में आने का कोई बची तो अशोक जी, उनके पास बची तो- आकांक्षा नहीं थी। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे। शर्मा जी जवाब दूसरी दें कि ये बताओ, सच दूसरी है बताओ। कि नहीं है। मैं कह रहा हूं इमरजेंसी गलत लग गई थी, इस बात को मेरे नेता ने माना और उसके बाद हम इलेक्शन हारे, लेकिन जनता ने उसके नेक्स्ट इलेक्शन में फिर हमें स्वीकार किया। आपने एक बात बताई, चलो माना, दो और बताओ, दो और मान गए बताओ। ना, एक मान गए ना। अब आपको अरे, मैं 100 फिर बता बत- सकता हूँ अगर सुनने की क्षमता हो अरे तो। भैया, तीन मैंने बताओ, एक मैं कहा, ज्यादा नहीं मान चाहता। ठीक है। तीन। राज अरे शर्मा जी, मैंने बताइए एक आपकी बता कैसे दिया यार, शक्ति मान हुई गए है? हार आप। डॉक्टर विपुल 30 सेकंड सर, बोलिए। लगता है कि लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने इस मुद्दे को बदल दिया है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगे हुए थे, अब वो संग करेंगे और इसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है जो मुद्दा जहन में है वही मुद्दा अब तस्वीर में उतर आया है और कह सकते हैं कि अगल बगल के ऑब्जेक्ट से नजर हट गई है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बैटिंग करते हैं नौरतन जी नरेंद्र मुस्कुरा मोदी रहे। अपने फील्ड पे और वहीं आकर के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बैटिंग करेंगे और उसमें हमेशा बीजेपी भारी दिखेगी। ठीक है। अगर उनके मुद्दे डॉक्टर जिस प्रकार विपुल जी ने जिस बताया, मैं इनकी बात जिस दौरान आप ये बयान दे रहे थे तो नौरतन जी मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? बोलिए नौरतन जी। नहीं, पता चलने वाली बात ही नहीं है पूजा जी इसमें। नहीं, हम उस तो बात को मैं बोल हम देता तो हूं। ना नवरत्न जी बोलेंगे ना अशोक जी बोलेंगे, उसे मैं बोल देता हूँ। बोलिए नौरतन जी, बोलिए। जी पूजा जी, जिस प्रकार हम तो हमेशा खुश रहते हैं ना ना ना। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है देश के हित में कामों को करना। अब वो काम भारतीय कौन जनता सा पार्टी देश का हित निस्वार्थ काम कर कर रही रहे है। हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों में, देश के आप बच्चों बताइए, को भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार आने बना से रहे हो। पहले मुझे लग रहा है देश के गाइडलाइन लिए जारी काम हुई है करती थी बीजेपी के लिए कि सब लोग मिलकर आरएसएस के बारे में बोलेंगे। गाइडलाइन जारी हुई है क्या अंदर ही अंदर कुछ? गाइडलाइन की बात पूजा जी, कांग्रेस अब ने भी आप बोला भारतीय था से भाई। कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय कांग्रेस जनता ने पार्टी भी की हमको स्थापना कब हुई? आप मुझे एक बात 1963 बताइए। अशोक सिन्हा जी भारतीय बोलिए। जनता पार्टी की कितनी सीटें आई 26 थी जनवरी को बुलाया था चुनावों परेड में? देखने के लिए। और संघ नेहरू की जी ने स्थापना बुलाया कब था। हुई? 20 ये सेकंड दूसरा देखने के लिए नौरतन जी बुलाया रुक था भाई। जाइए, नौरतन जी रुक जाइए, भारतीय जनता नौरतन जी रुक पार्टी जाइएगा। काम कर रहा है। 20 सेकंड हम तो अशोक जी, बोलते हैं 20 कोई भी सेकंड अशोक जी। व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी नौरतन जी के पार्टी ऑडियो को डाउन कीजिएगा, ऑडियो को डाउन ने- कीजिएगा, नौरतन जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। बोले अशोक सिन्हा जी। 1963 में 26 जनवरी के परेड में भाग लेने के लिए इसलिए बुलाया था कि संघ के स्वयंसेवकों ने चीन के लड़ाई में देश की सेवा की थी। गांधी जी हमारे वर्धा शिविर में 1936 में गए थे और देखने के बाद उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। एक उपलब्धि आप बता चुकी हैं कि प्रणब मुखर्जी संघ के शाखा पर गए थे विजयादशमी को और उन्होंने भी प्रशंसा की। शर्मा जी नहीं करेंगे हमारी प्रशंसा। लेकिन इसी के साथ में ये भी तो जुड़ा हुआ है कि 3 बार संघ को बैन भी किया गया इसी स्वतंत्र भारत में। और वो उठाया भी। मैंने और मुझे लगता है ये डिबेट खत्म होते होते मुझे बोल देना चाहिए था, तो मैंने बोल दिया। अशोक जी, राज शर्मा जी बोलिए, क्या कहेंगे? 30 सेकंड है आपके पास, बोलिए सर जल्दी। ये जो कुछ भड़काऊ मत बोलिएगा, जल्दी बोल दीजिए सर, जल्दी बोलिए। सिन्हा साहब 3 उपलब्धि बता दें। अरे तो सर, बता नहीं पाए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा को आपने अपने विचारों से सजाया। देखिए, कुछ नई बात नहीं थी। नई बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार जिक्र किया।